हेलो एवरीवन, आप सबका फिर एक बार स्वागत है हमारे चैनल एसएल हिल क्लासेस में। तो आज हम सॉल्व करेंगे 10th क्लास के एनसीईआरटी बुक का चैप्टर तीसरा, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। आज हम दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को फुल डिटेल में और बहुत ही सिंपल तरीके से सॉल्व करेंगे। तो आइए चलिए वीडियो शुरू करते हैं। और दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दें। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो हम प्रश्नावली 3.1 को सॉल्व करेंगे। तो पहले 3.1 को सॉल्व करने के पहले आइए हम कुछ इसके बेसिक चीज़ें जान लेते हैं। तो चलिए, तो सबसे पहले हमें चैप्टर क्या पढ़ना है, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो पहली बात हम इन्हीं का मतलब जान ले कि आखिर इसका मतलब है क्या। तो हम पढ़ेंगे पहले चर। आखिरकार चर क्या होते हैं। तो चर हमारे पास x, y, z, a, b, c, यानी ये हमारे सभी क्या कहलाएंगे, चर। यानी जो ABCD होती है उससे हम क्या कहते हैं, चर। तो हमारे पास अब चर जान गए तो हम साथ में अचर को भी जान लेते हैं। तो अचर हमारे पास क्या होता है, -1, 2, 1/50, 10, डैश डैश डैश, यानी ये क्या हुआ, गिनती। तो हम एक सिंपल भाषा में अगर कहना चाहें कि अचर क्या होते हैं, तो अचर एक गिनती होती है। और हमारे पास चर क्या होते हैं, x, y, z, ABCD, यानी अगर ABCD है तो वो हमारे क्या होंगे, चर। और हमारे पास अगर गिनती है तो वो क्या कहलाएंगे, अचर। तो हम चर का मतलब जान गए। तो अब जानते हैं कि अब रैखिक का मतलब क्या होता है। तो आइए जानते हैं रैखिक। आखिरकार रैखिक क्या है। तो रैखिक का मतलब है कि जिनकी घात एक हो। जिनकी घात एक हो वो क्या कहलाएंगे, रैखिक समीकरण कहलाएंगे। ठीक है ना। अब हम रैखिक जान गए तो आखिरकार हम इसका मतलब समझ लेते हैं, युग्म। युग्म, तो युग्म मीन्स होता है जोड़ा, यानी पेयर। यानी किसी चीज़ का जोड़ा है उस क्या कहलाएगा, हमारे युग्म कहलाएगा। ठीक है ना। अब दो चर, इसका मतलब क्या है, दो चर। इसका मतलब जैसे x और y हमारी ये क्या हो गए, दो चर हो गए। एग्जाम्पल देखिए आप, अगर हमारे पास कोई समीकरण दिए है 3x + y, देखिए इसमें क्या है, ये एक x ये है और एक y है, तो ये कितने चर हो गए, दो। और हमने क्या रैखिक की बात की, जिसकी घात एक होती है, इसमें घात कितनी है इन दोनों की, एक। इस वजह से क्या हुआ, रैखिक भी हुआ। और कितने चर हैं, एक और दो, तो ये दो चर हो गए। अब दूसरे एग्जाम्पल देख लीजिए, 6m - n = 2, तो इसमें भी घात कितनी है, एक। और हमारे दो चर कितने, एक m और एक n। ठीक है ना। तो अब हम जान गए इस चैप्टर के बारे में। तो आइए करते हैं क्वेश्चन नंबर पहला। तो देखिए क्वेश्चन पहला क्या कह रहा है, आफताब अपनी पुत्री से कहता है, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूप में व्यक्त कीजिए। यानी इसे अथवा हम इस ग्राफ के रूप में भी व्यक्त करना है और बीजगणितीय रूप में व्यक्त करना है। तो आइए इस सवाल को करते हैं, और आप हमेशा बुक लेके ही बैठें। तो अब क्या कह रहा है, 7 वर्ष पूर्व। तो पहले हम निकालते हैं 7 वर्ष पूर्व। तो सबसे पहले हम करें क्वेश्चन पहला। क्वेश्चन पहला, तो सबसे पहले हमें इसमें मानेंगे, माना आफताब की आयु बराबर x वर्ष हमने मान ली, और पुत्री की आयु हमने y वर्ष मान ली। ठीक है ना। हमने आफताब की आयु x वर्ष मानी और पुत्री की आयु हमने y वर्ष मानी। तो अब क्या कहें, पहले 7 वर्ष की बात कर रहा, तो हम 7 वर्ष पूर्व की बात करेंगे। तो आइए 7 वर्ष पूर्व। तो अब 7 वर्ष पूर्व आफताब और पुत्री की आयु कितनी हो जाएगी, तो अब 7 वर्ष पूर्व
आफताब की आयु कितनी हो जाएगी, x माइनस का 7, यानी कि 7 वर्ष पूर्व यानी 7 वर्ष पहले। तो यानी जो हमने वर्तमान आयु हमने कितनी मानी x, तो हमें पहले की आयु में क्या करना होगा, ये घटाना होगा 7 वर्ष को, तो हमने 7 वर्ष को घटा दिया। ठीक है ना। अब देखिए और पुत्री की आयु कितनी हो जाएगी, तथा पुत्री की आयु कितनी हो जाएगी, y माइनस का 7 वर्ष। ये भी 7 वर्ष पूर्व निकाल लिया। और मैं अगर सिंपल भाषा में और तुम्हें एक ट्रिक बताना चाहूँ कि जब भी 7 पूर्व का है तो हमें क्या करना है, वर्तमान आयु में उतने को घटा देना है, और जब बाद में कहे तो हमें वर्तमान आयु में उतना जोड़ देना है। यहाँ हम क्या करें, 7 वर्ष पूर्व तो हमने वर्तमान आयु में क्या किया, 7 घटा दिया, और हमने वर्तमान आयु में क्या किया, हमने पुत्री की आयु में भी 7 घटा दिया। अगर बाद में कहेगा तो जोड़ देंगे। ठीक है ना। तो आइए अब करते प्रश्न अनुसार। हमने 7 वर्ष पूर्व दोनों की आयु निकाल ली, तो प्रश्न अनुसार प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि 7 वर्ष बाद आफताब की आयु पुत्री की आयु की 7 गुनी हो जाती है। तो देखिए हमारी आफताब की आयु कितनी है, x माइनस का 7, और हमारी पुत्री की आयु कितनी है, y माइनस का 7। अब क्या करें, आफताब की आयु 7 वर्ष बाद पुत्री की 7 गुनी हो जाती है, तो हम क्या करेंगे, 7 की गुणा करा देंगे पुत्री की आयु में। अब इसे हम सॉल्व कर लेंगे, तो कितना आएगा, x माइनस का 7 इक्वल 7y माइनस का 49। अब क्या करेंगे, इनको इस साइड ले आएंगे, x माइनस का 7y माइनस का 7 प्लस का 49 इक्वल 0। कितना आएगा, x माइनस का 7y प्लस 42 इक्वल 0। तो ये क्या हुआ, समीकरण हमारा 1 हो गया। ठीक है ना। तो आइए हमने क्या किया, 7 वर्ष पूर्व निकाल लिया। अब सवाल में कह रहा है कि अब देखिए हमने अभी क्या है, 7 वर्ष पूर्व के लिए हमने निकाला। अब क्या करें, अब से 3 वर्ष बाद, अब 3 वर्ष बाद के लिए निकालें। क्या कह रहा है, मैं आपको फिर यहाँ से पढ़ा दें, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊँगा। तो इसको भी हम लिख लेते हैं। तो अब 3 वर्ष बाद निकाल लेते हैं यहाँ से, 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद आफताब की आयु कितनी हो जाएगी, यानी 8 हो जाएगी। हमने कहा था अगर बाद आए तो हमें 8 करना है, और अगर पहले का है तो हमें घटाना है। तो अब क्या हो जाएगी, आफताब की आयु कितनी हो जाएगी, x प्लस 3 वर्ष। हमने 3 क्यों किया, क्योंकि 3 वर्ष बाद के लिए कह रहा है। तथा पुत्री की आयु कितनी हो जाएगी, y प्लस 3 वर्ष। ये हमने 3 वर्ष बाद भी दोनों की आयु निकाल ली। तो अब इसे भी हम क्या करते हैं, प्रश्न अनुसार की। फिर प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न अनुसार आपको पेपर में इसी तरीके पे डिक्टो सॉल्व करना है। तो क्या कह रहा है कि 3 वर्ष बाद अब जो आफताब की आयु है वो पुत्री की आयु की 3 गुनी हो जाती है। तो करते हैं, x प्लस 3 इक्वल y प्लस 3। हमने ये आफताब की आयु लिख ली और ये पुत्री की आयु। अब क्या करा है, आफताब की आयु पुत्री की आयु की 3 गुनी होती है, तो हम क्या करेंगे, पुत्री की आयु में 3 का गुणा करा देंगे। अब इसे सॉल्व करेंगे, तो x प्लस 3 इक्वल 3y प्लस 9। इनको सबको इधर ले आएंगे, x माइनस का 3y प्लस का 3 माइनस का 6 इक्वल 0। x माइनस का 3y माइनस का यहाँ पे माइनस का 9, तो माइनस का 6 इक्वल 0। तो ये बन गया हमारा समीकरण दूसरा। तो देखो समीकरण दोस्तों ये हमारा 1 बन गया, और अब हमारे पास समीकरण 2 है। इन दोनों को सॉल्व करके अब हमें क्या करना है, ग्राफी विधि में लिखना है। तो अब यहाँ पे हम पहले दोनों समीकरण को लिख लें। तो कितना आएगा, हमारा पहला समीकरण कितना था, x माइनस का 7y प्लस 42 इक्वल 0। ये हमारा समीकरण 1 था। और समीकरण दूसरा हमारे पास ये x माइनस का 3y माइनस का 6 इक्वल 0। ये हुआ दूसरा। अब क्या करें, अब इन दोनों में हमें मान निकाल। अब क्या करें, ग्राफी विधि में, तो ग्राफी विधि के लिए हमें बिंदु चाहिए। ठीक है ना। तो इनको पहले बिंदु निकालते हैं। तो समीकरण 1 से
हम समीकरण पहले एक को सॉल्व करेंगे तो हम क्या करेंगे, x बराबर 0 तथा y बराबर 0 रखेंगे समीकरण एक में। तो हम चलो x बराबर पहले 0 रख रहे हैं तो कितना आएगा, 0 माइनस का 7y प्लस का 42 इक्वल 0। तो माइनस का 7y उधर जाएगा तो माइनस का 42 हो जाएगा। तो काटेंगे तो कितना आ जाएगा, y बराबर 6। अगर हम यहाँ पे एक इस तरीके बॉक्स बना लेंगे तो यानी x का मान या y का, जब हमने x बराबर 0 रखा तो y का मान हमारा कितना आया, 6 आया। अब y बराबर 0 समीकरण एक में रखो तो कितना आएगा, x माइनस का 7 इंटू 0, क्योंकि हमने y का मान 0 रख रहे हैं, प्लस का 42 इक्वल 0। तो कितना आ जाएगा, x इक्वल माइनस का 42। यानी जब हमने y बराबर 0 रखा तो हमारा x का मान कितना निकल गया, 42। ठीक है ना। तो ये हो गया। अब इसी में समीकरण 2 से तो फिर क्या करेंगे, x बराबर 0 और y बराबर 0। अब समीकरण 2 में एक बार x बराबर 0 रखेंगे और y बराबर 0 रखेंगे। तो अब एक में पहले x बराबर 0 कितना आएगा, 0 3y 6 इक्वल 0 माइनस का 3y बराबर 6, तो y बराबर माइनस का 2। यानी जब हमने x का मान 0 रखा तो y का मान कितना निकल गया, जब हमने x का मान 0 रखा तो y का मान कितना निकल गया, माइनस का 2। यहाँ भी एक बॉक्स बना लेते हैं, x y, यानी हमने x का मान 0 तो y का मान 2। अब हम यहाँ पे रखो, इसमें फिर y बराबर रखो तो कितना आ गया, x माइनस का 3 इंटू 0 माइनस का 6 इक्वल 0, x बराबर 6। यानी जब हमने y का मान 0 रखा तो हमारा x का मान कितना निकल गया, 6। तो y का मान 0, x का मान 6। तो दोस्तों हमारे बिंदु कितने हो गए, अतः बिंदु हमारे बिंदु कितने निकल के आए हैं, 4 बिंदु होंगे, 1 2 3 4। तो हमारा बिंदु पहले क्या होगा, 0 कामा 6। हमारा बी बिंदु कितना होगा, माइनस का 42 कामा 0। और हमारे सी बिंदु कितना होगा, 0 कामा माइनस का 2। और हमारा डी बिंदु कितना होगा, 6 कामा 0। तो देखो ये हमारे चारों बिंदु होगा। तो अब इसे हम बिंदुओं का हम ग्राफ खींच लेते हैं। तो मेरे पास ग्राफ पेपर नहीं है तो मैं इसे सादे पेपर में ही आपको बना के दिखाऊंगा, लेकिन आप ग्राफ में बनाना। तो ग्राफ में हम कब सबसे पहले क्या करते हैं, ये हमारी कौन रेखा होती है, ऊर्ध्वाधर रेखा इसे कहते हैं। और ये हमारे पास क्या, क्षैतिज रेखा कहते हैं। तो ये कौन, एक्स एक्सिस होता है और ये हमारा वाई एक्सिस होता है। और यहाँ पे क्या होता है, x नेगेटिव होता है और ये हमारे पास यहाँ पे y नेगेटिव होता है। इसे हम मूल बिंदु कहते हैं। तो आइए अब इस बिंदु का ग्राफ खींचें। तो पहला बिंदु हमारे कितना है, ए बिंदु, 0 कामा 6, यानी x का मान 0 और y का मान 6। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम 6 6 के खाने मानेंगे। तो 6 2 3 6 का 6, 6 दूनी 12, 6 तेरह 18, 6 चौको 24, 6 पंच 30, 6 6 36, 6 सत्ते 42। इस तरीके यहाँ से 6 12 18 24 30 36 ये 42। आप समझ जाना ये सब। और ये सभी काय में होते हैं, माइनस में होते हैं। हमारे पास जगह नहीं थी तो हमने शॉर्ट में बना दिया। इस तरीके यहाँ पे 6 12 18 24 30 36 42। इसी तरीके ये प्लस में होगा तो अब नीचे क्या आएंगे, सभी माइनस में। 6 12 सब माइनस में होंगे, 18 24 30 36 42। ये हो गए पूरे, हमने बना लिए। हमने ऐसा क्यों 6 6 क्यों माना, क्योंकि हमने एक मानते तो हम 42 बहुत ज़्यादा हो जाते, इस वजह से हमने 6 6 को माना। तो पहला बिंदु कितना है, x का मान 0 और y का मान, x का मान 0 और y का मान 6। तो हमारा x का मान 0 कहाँ पे हो गया, यहाँ पे। y का मान 6 कहाँ पे हो गया, यहाँ पे। तो हमारा पहला बिंदु कहाँ से आ जाएगा, ये 0 कामा 6, ये हुआ। दूसरा बिंदु हमारे कितना है, माइनस का 42 कामा 0। तो माइनस का 42 यानी x का मान माइनस 42 कहाँ पे आएगा, यहाँ पे। और y का मान यहीं पे 0 होता। तो ये बिंदु हमारा हुआ माइनस का 42 कामा 0। इनको मिला देते हैं, ये हो गया। मेरे पास पट्टी नहीं है, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ
क्योंकि आपको समझाने का भर मेरा उद्देश्य है, लेकिन आप इसे पट्टी और ग्राफ पेपर में बनाना, बिल्कुल सीधी लाइन बनेगी। तो ये एक लाइन हमारी हो गई। अब बिंदु हम सी लिखते हैं। सी कितना हमें दिए है 0, -2, यानी x का मान 0 है, y का मान -2 है। तो 6 यहाँ पे है तो 2 यहाँ कहीं पे हमारा आ जाएगा। तो हमारा सी बिंदु ये होगा 0, -2 हमने इसे माना। और डी बिंदु हमारा कितना है यहाँ पे देखिए 6, 0। तो यानी x का मान 6 है, y का मान 0, तो डी बिंदु हमारी ये हुआ। अब इसे भी मिला देंगे तो ये हमारे बन गया ग्राफ। ठीक है ना। इसी तरीके आपको बनाना है, लेकिन आपको ग्राफ पेपर में बनाना है। मेरे पास ग्राफ पेपर अभी अवेलेबल नहीं था, इस वजह से मैंने आपको इसी में ही समझा दिया। आई होप आपको ये ग्राफ समझ में आया होगा। तो आइए अब करते हैं क्वेश्चन अगला। क्वेश्चन दूसरा देखते हैं क्या कह रहा है। क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपये में 3 बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदी। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 गेंदें 1300 रुपये में खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए। इसे भी हमें पहले जो बीजगणितीय रूप में व्यक्त करना है और बाद में ज्यामितीय का मतलब ग्राफ के रूप में हमें व्यक्त करना है। तो आइए करते हैं इस सवाल को। तो सबसे पहले हमें क्या ज्ञात करना है, बल्ला और गेंदें। तो हम सबसे पहले मान लेंगे बल्ले की कीमत और गेंद की। माना बल्ले का मूल x रुपए है तथा गेंद का मूल y रुपए है। ठीक है ना। हमने कहा बल्ले का मूल हमने x माना और गेंद का मूल हमने y माना। तो अब करते हैं प्रश्न अनुसार, जैसे प्रश्न कह रहा है प्रश्न अनुसार। तो आइए देखना हमारा प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न हमारा कह रहा था कि एक बल्ले का, सही आपको फिर मैं एक बार दिखा दूं, लेकिन आप किताब में ही लेके बैठ के रहा है कि जब एक बल्ले का मूल हमने कितना माना x रुपए, तो 3 बल्ले हैं तो हमारे कितना हो जाएगा 3x। और हमने एक गेंद का मूल कितना माना y, तो 6 गेंद है तो हमारे पास कितना हो जाएगा 6y। और इन दोनों को मिला के कीमत कितनी है 3900। तो चलो करते हैं। तो हमारे कितना हो जाएगा, यानी 3x + 6y बराबर कितना हो जाएगा 39। क्योंकि हमारे पास एक बल्ले का मूल x है तो हमारे पास 3 बल्ले का मूल कितना हुआ 3x। और एक गेंद का मूल हमारे पास y है तो 6 गेंद का मूल कितना y, और दोनों का टोटल कितना है 3900। ठीक है ना। एक समीकरण हमारे पास ये बन गया। अब इसी तरह के दूसरा क्या कह रहा है कि उसने उसी प्रकार की 3 गेंदें और एक बल्ला खरीदा। तो क्या करेंगे, अब हमारे पास कितना है, एक बल्ले का मूल्य कितना है x, तो x हो जाएगा। और हमारे कितनी गेंदें खरीदनी है ना 3 गेंदें, तो कितना हो जाएगा 3y, क्योंकि हमारे पास एक गेंद का मूल्य y है। कितने रुपए में खरीदनी है 1300 रुपये में। तो ये हो गया समीकरण दूसरा। तो ये अब हमारे दोनों समीकरण हो गए। तो इनको भी पहले हम क्या करेंगे, इनके बिंदु निकालेंगे, फिर उसे हम ग्राफ में बनाएंगे। तो यहाँ से तो नाउ अब चलो समीकरण 1 से पहले करते हैं। अब समीकरण 1 यहाँ पे है, हम इसे बार बार नहीं लिखेंगे, तो हम यहीं पे रख के आपको बता देंगे। चलो लिख देते हैं क्या हुआ 3x + 6y = 3900। तो अब इसमें क्या करना है, एक बार हमें x बराबर 0 रखना है, फिर इसमें एक बार y बराबर 0 रखना है। तो हम चलो x बराबर पहले 0 रखते हैं, तो कितना आएगा 3 × 0 + 6y = 3900। तो ये कितना हुआ 6y = 39 हुआ। तो y बराबर कितना आया, तो y का मान हमारे पास आ गया 650। यानी हमारे पास x का मान 0 है तो y का मान कितना निकल गया 650। यहाँ पे एक इस तरीके का बॉक्स बनाएंगे। और हमेशा जब इन मान निकालना हो ना, तुम कुछ ना रखना, एक बार x बराबर 0, एक बार y बराबर 0। मान तो बहुत तरीके से निकाल सकते हैं, लेकिन सबसे सिंपल और इजी यही होता है कि समीकरण, जिस समीकरण का हमें बिंदु निकालने हैं उस समीकरण में एक बार x बराबर 0 रखो और एक बार y बराबर 0 रखो। तो हमने जब x बराबर 0 रखा, ये x हुआ ये y हुआ। तो हम जब x बराबर 0 रखा तो y का मान कितना निकल के आया 650। तो अब इसी में हम y बराबर 0 रखते हैं तो कितना आएगा 3x + 6 × 0 = 3900। ठीक है ना। तो कितना आएगा 3x =
3900 यानी x इक्वल 1300। यानी जब हमने y का मान 0 रखा तो हमारा x का मान कितना निकल के आया 1300। तो ये हमारा हो गया समीकरण 1 सॉल्व हो गया। तो अब यहाँ पे हम समीकरण दूसरे को भी सॉल्व करते हैं। समीकरण 2 से कितना दिया हमें x प्लस 3y इक्वल 1300। तो यहाँ भी एक बार x बराबर 0 रखेंगे और एक बार y बराबर 0 रखेंगे। तो चलो x बराबर 0 रखते हैं पहले। तो कितना है 0 प्लस 3y इक्वल 1300। तो हम y का मान 3y इक्वल 1300, तो y बराबर 1300 बटे 3। जब हम इसे डिवाइड करेंगे तो ये कुछ आ जाएगा 433.3 आ जाएगा। हम इसका इसमें भाग देंगे तो हमारे पास कितना हुआ। अगर यहाँ पे ये बॉक्स बना लें फिर उसी टाइप का x ये y। हमने जब x का मान 0 रखा तो y का मान कितना निकल के आया 433.3। ठीक है ना। अब यहाँ पे हम y बराबर 0 रखेंगे तो 0 प्लस 3 इंटू वाई इक्वल 1300। सॉरी यहाँ पे x का मान हमें 0 नहीं रखना। तो x इक्वल कितना निकल के आया 1300। यानी जब हमने y का मान 0 तो x का मान हमारा कितना है 1300। हमारे पास दो बिंदु यहाँ पे हैं, दो बिंदु यहाँ पे हैं। तो हमारे पास बिंदु कितने हो गए। अतः बिंदु अब ए हमारे कितना हो गया 0,650। बी बिंदु कितना हो गया हमारे पास 1300,0। सी बिंदु हमारे पास कितना होगा 0,433 मान लेते हैं हम, 0.3 को हटा दिया। और हमारे पास डी बिंदु कितना हो जाएगा 1300,0। तो ये हमारे चारों बिंदु हो गए। तो अब इन बिंदुओं का हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो देखिए अब इन बिंदुओं का ग्राफ हम इसी में ड्रा कर देते हैं। बहुत छोटा छोटा करेंगे आपको सिर्फ समझाने के लिए, लेकिन आप ये ग्राफ पेपर में ग्राफ ड्रा करना, ठीक है ना। ये हमारे क्या हुआ x एक्सिस और ये हमारे पास क्या है y एक्सिस और ये हमारे पास क्या है x की नेगेटिव एक्सिस और ये हमारे पास यहाँ पे सबसे नीचे y की नेगेटिव एक्सिस है। तो ये क्या हुआ हमारा मूल बिंदु 0,0। अब देखिए हमें कौन कौन से 650, 433, 1300। तो हम क्या करेंगे 650 को ही एक मान लेते हैं। तो ये क्या हुआ हमारा 650। तो कितना हो गया 1300। 650 1300। इस तरीके यहाँ पे माइनस का 650 1300। इस तरीके यहाँ से 650 1300। जब y में नीचे आएंगे तो 650 1300 ये हो गया। तो अब पहला बिंदु कितना है हमारा देखिए यहाँ पे ये 0,650 यानी x का मान कितना है 0। तो x का मान 0 कहाँ पे यहाँ पे और y का मान 650 तो कहाँ पे आ जाएगी ये, यानी a बिंदु हमारे कितना आएगा 0,650 यहाँ पे। और अब देखिए b बिंदु हमारे पास कितना है y का मान x का मान 1300 यहाँ पे आ जाएगा और y का मान 0 तो यहाँ पे आ। तो b बिंदु हमारा कितना हो जाएगा 1300,0। तो अब ये जो लाइन है ना इसे हम ड्रा कर देंगे। तो कुछ इस तरीके से जाएगी, वो मिला नहीं है तो इसी का बिंदु है, यहीं पे मान लो 1300 है, ठीक है ना। लेकिन आप ग्राफ पेपर में बनाना बहुत ही सिंपल और बहुत ही इजी है, पॉइंट समझना आ ही गए। हम अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे मान रखे जाते हैं। 1300 हमारा कहाँ तक आ जाता, बहुत लाइन ग्राफ में भी नहीं है, इस वजह से आराम से हमें करना होता है। तो अब देखिए सेकेंड नंबर हमारा सी बिंदु कितना 0,433। तो यानी x का मान 0 तो यहीं पे आएगा और b का मान कितना 433। तो ये 650 से 433 हम यहाँ पे मान लें तो हमारा सी बिंदु हो जाएगा 0,433। और हमारे पास डी बिंदु कितना 1300,0। तो यही बिंदु हमारे क्या हो जाएगा डी। तो फिर इसे भी यहाँ से मिला देते हैं तो ये मिल गया। तो देखो ये भी बन गया ग्राफ। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। तो अब देखिए क्वेश्चन तीसरा क्या है 2 kg सेब और 1 kg अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 था। एक महीने बाद 4 kg सेब और 2 kg अंगूर का मूल्य 300 हो जाता है। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। तो बस ये सवाल मैं नहीं करवाऊंगा, ये बिल्कुल सिंपल है, इसे मैं आपके लिए छोड़ दे रहा हूँ जिससे आपको ये सवाल दोनों ऊपर के आने लगेंगे। तो आई होप आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और दोस्तों अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़
चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में घंटी को दबा दें। तो बस आज अब आपको मिलेंगे कल एक अगली वीडियो में। बस लेकिन वीडियो को आप सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपसे ही हम हैं। तो धन्यवाद।